मॉर्निंग क्लास में हम लोग इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ में एड्स के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कैंसर। ठीक है, कैंसर जो है इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ के कैटेगरी में रखते ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल थॉट ये है कि कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जो हमारे बॉडी के जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तब उस कंडीशन में होने वाला जो डिज़ीज़ है उसको कैंसर कहेंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल थॉट है। क्यों? क्योंकि देखो कैंसर में ऐसा है कि डिज़ीज़ होता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का इट विल स्टिल वर्क, ठीक है, थोड़ा सा वीकन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्टन सेट ऑफ जीन्स या सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, वीकन हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी की कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम काम करता है, लेकिन कैंसर का इफेक्ट या कैंसर का जो ग्रोथ या जो भी बोले उसको, वो इतना ज़्यादा इलेबोरेट हो जाता है कि इम्यून सिस्टम उसको ठीक से काउंटर नहीं कर पाता, ठीक है। हाउएवर कैंसर जो है, कैंसर को हम लोग पहचानेंगे कैसे? ठीक है, कैंसर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई हम लोग किस बेसिस पे कहें कि पर्सन को कैंसर हो गया है, ठीक है। तो कैंसर जो एक ऐसा डिजीज़ है, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, सबसे पहले ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द सेल, ठीक है, सेल का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जैसे कि अब अगर हम लोग एक सेल के बारे में बात करें तो सेल को कैसे पता कि उसको कितने बड़े साइज़ तक उसको ग्रोथ होना है, ठीक है, या सेल को कैसे पता है कि सेल साइकिल कैसे चलेगा। सेल साइकिल हम लोगों ने लास्ट क्लास में सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो सेल को कैसे पता कि मेरे को कितना ग्रोथ करना है, मेरे को किस टाइम पे रेप्लिकेशन करना है, मेरे को किस टाइम पे डिवीजन करना है, तो ये सारे जो सेल के अंदर के मैकेनिज़म्स चलते हैं, ठीक है, इनको रेगुलेट करने के भी कुछ पाथवेज होते हैं, ठीक है। अब सेल का जो पूरा ऑपरेट करने का, ग्रोथ करने का, डिफ्रेंशिएट करने का, फंक्शन करने का, ये सब जितने भी मैकेनिज़म्स होते हैं, इन सभी मैकेनिज़म्स को रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट मैकेनिज़्म होता है जिसको कि हम लोग रेगुलेटरी पाथवे बोलते हैं, ठीक है। तो सेल का जो रेगुलेटरी पाथवे होता है, ठीक है, जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जब वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या होता है कि सेल में अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड डिफ्रेंसिएशन होने लग जाता है, ठीक है। सेल में एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ जो है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो सेल को बताता है कि भाई ये तुम्हारा लाइफ स्पैन था, तुमको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जितना भी जिंदा रहना था तुम रह लिए, ठीक है, अब डिवाइड करो और मामला ख़त्म करो, ठीक है। या फिर इसी मैकेनिज़्म में ये चीज़ भी इंक्लूडेड है कि अगर किसी सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी तरीके का कोई कंडीशन डेवलप हो गया है जो सेल के एग्जिस्टेंस के लिए ठीक नहीं है, तो सेल अपने आप को खुद से ख़त्म कर लेता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का जो मैकेनिज़्म होता है ये ऑपरेट करना बंद कर देता है, ठीक है। तो कोई भी सेल जो है उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगती है, अनलिमिटेड डिफ्रेंसिएशन होने लगता है, बार बार जो सेल है मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी XYZ ऑर्गन के बारे में बात करें, सपोज हम लोग हार्ट के बारे में या हम लोग लीवर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब अगर लीवर का ही एग्जाम्पल लें तो लीवर का जो शेप है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है कुछ लीवर का, ठीक है। अब लीवर के जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम लोग हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। लीवर के सेल्स स्पेसिफिक क्यों के हैं? क्योंकि उसके अंदर RER और SER का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब लीवर जो ऑर्गन है इसका पर्टिकुलर शेप इसलिए मेंटेन्ड है क्योंकि लीवर के अंदर उसके जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब उनको पता है कि भाई मेरा ग्रोथ करने का इतना ही लिमिट है, ठीक है, मेरे को इससे ज़्यादा बाहर ग्रोथ नहीं करना है, ये मेरा बाउंड्री है,
इसी बाउंड्री के अंदर जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है मुझे करना है, ठीक है। तो लिवर के ऑर्गन के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सेल्स का कांटेक्ट में रहना, इसको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। मतलब सेल्स के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि भाई मेरे को प्रिस्क्राइब्ड जो एरिया है या प्रिस्क्राइब्ड जो सरफेस है उस सरफेस के बाहर मुझे नहीं निकलना है, उसी एरिया या उसी सरफेस के अंदर मुझे क्या करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी होता है ये भी कैंसर के सेल्स में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मान के चलो किसी पर्सन को अगर हिपैटिक कैंसर हो गया है, लिवर का कैंसर हो गया है, तो लिवर के जो सेल्स होंगे वो लिवर का जो बाउंड्री है, ठीक है, उस शेप के बाहर भी निकल करके ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो कैंसर के जो सेल्स हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उनके अंदर और भी दूसरे चेंजेस आते हैं, जैसे कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, कैंसरस सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इर्रेगुलर शेप का हो जाता है। सेल का जो शेप होता है कैंसरस सेल का शेप वो भी इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके अलावा RER और SER जो होते हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगते हैं, सेल जो है ज़्यादा क्वांटिटी में फैट को स्टोर करने लगता है। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कैंसरस सेल को और कैंसर को क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज़ बनाते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है हमको बाकी किसी डिजीज़ में ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कैंसर सेल्स में और नॉर्मल सेल्स में डिफरेंस क्या है, अगर उस चीज़ को हम लोग देखें, ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्मल सेल्स जो हैं, ठीक है, उनमें एडहेरेंस होता है, मतलब एक दूसरे से ये चिपके हुए रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। ये जो एडहेरेंस है नॉर्मल सेल्स में होता है और कैंसरस सेल्स में एडहेरेंस नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन के कंसर्न में बात करें तो जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल्स में लाइफ स्पैन जो होता है वो लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन क्या हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। वो अनलिमिटेडली क्या करते रहते हैं, बार बार डिवाइड करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम लोग देखें रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन इन द केस ऑफ ग्रोथ, इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन या इन द केस ऑफ सेल साइकिल, तीनों ही केसेस में जो सेल का रेगुलेशन चलता है, ठीक है, वो नॉर्मल सेल्स में रेगुलेटेड मैनर में चलता है, ये रेगुलेशन जो है प्रॉपर फंक्शन कर पाता है, ठीक है। लेकिन कैंसरस सेल में ये जो है रेगुलेटेड नहीं रह पाता है और ये जो सारे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और सेल साइकिल का जो पूरा फंक्शन है ये पूरा डिसरप्ट हो जाता है और नॉन रेगुलेटेड मैनर में, इरेगुलेटेड मैनर में कभी भी कैसे भी चलता है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि एक ऑर्गन के अंदर सिमट करके रहना, ठीक है, या एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर सिमट करके रहना, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है ये नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कैंसरस सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है नहीं रहेगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में। उसके अलावा जो मैंने बताया, कैंसरस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, डीजेनरेट हो जाएगा, फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा, लिपिड ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा सेल, ठीक है। SER और RER का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस का जो शेप है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, इरेगुलर शेप हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो DNA रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, DNA रेप्लिकेशन जो है कैंसरस सेल्स में वो भी रेगुलेटेड मैनर में नहीं होता, मतलब कि ऑल इन ऑल जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है, सेल साइकिल प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं जो कैंसरस सेल्स में आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो मैंने बोला कि सेल साइकिल डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। अब सेल साइकिल डिसरप्ट होने से सेल का ग्रोथ जो है वो इरेगुलरली होता है, ठीक है। सेल का डिफरेंशिएशन या सेल डिवीजन जो है वो इरेगुलरली होने लगता है, ठीक है। अब सेल डिवीजन होने का भी जो रेगुलेटेड मैनर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स जो है बनते हैं और बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ओवरऑल जनरली क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी सेल के नंबर को रेगुलेट करके रखने की कोशिश करती है, ठीक है। अब जैसे लिवर के सेल का ही हम लोग बात कर लें, ठीक है। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो लिवर है, ठीक है, हमारे लिवर में 1 बिलियन सेल्स होना पक्का है, ठीक है। 1 बिलियन सेल से ज़्यादा सेल्स हमारे लिवर में नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कैंसर हो गया है, ठीक है, कैंसर होने से क्या हो जाता है कि क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सेल्स में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, सेल्स जो है एक दूसरे के साथ अडहेर नहीं कर पाते, चिपक नहीं पाते, तो अगर मान के चलते हैं कि कोई एक सेल, ठीक है, कैंसरस बन चुका है, उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म हो गया है, एडहेरेंस ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो ये जो एक सिंगल कैंसरस सेल है ये अपने अगल बगल के सेल्स के साथ नहीं चिपकेगा, नहीं चिपक करके ये क्या कर देगा, उससे स्लिप होकर के, उनके बीच से स्लिप होकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है सपोज ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, अब इसमें से ये वाला जो सेल है ये कैंसरस बन गया, ठीक है, तो अगल बगल के सेल्स के साथ में ये क्या है, कांटेक्ट नहीं दिखाएगा, एडहेरेंस नहीं दिखाएगा, स्लिप होकर के बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के यहाँ पे ये इर्रेगुलरली क्या करने लगेगा, डिवाइड करने लगेगा, डिवाइड करके अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेगा, ठीक है। अब ये जो क्लोन्स बनेंगे कैंसरस सेल के, ठीक है, क्योंकि इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, एडहेरेंस नहीं है, तो ये एक इर्रेगुलर मास या इर्रेगुलर अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो इर्रेगुलर मास या अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूमर, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज्ड एंड इर्रेगुलर मास ऑफ कैंसरस सेल जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। ट्यूमर को कई बार ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या कहते हैं, नियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं, नियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर बन गया, ठीक है, अब ये जो ट्यूमर है ये क्या कर सकता है, या तो वहीं तक उसी एरिया तक लिमिटेड रह सकता है, ठीक है, या फिर दूसरे एरियाज में भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ट्यूमर भी जो होता है इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के ट्यूमर्स होते हैं बेसिकली, एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक सर्टन लिमिट तक ही ग्रो करते हैं, एक सर्टन एरिया में ही ग्रो करते हैं और दूसरी जगहों पर स्प्रेड नहीं होते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर में क्या होगा कि जनरली किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ग्रोथ होता है और बेनाइन ट्यूमर का भी एक स्पेसिफिक साइज होगा, उस स्पेसिफिक साइज के अचीव होते तक ही ग्रोथ होता है और वो जब स्पेसिफिक साइज जो है अचीव हो जाता है उसके बाद क्या होगा कि ट्यूमर में फर्दर ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है और ट्यूमर के ऊपर ना कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हम लोग कार्टिलेज वगैरह मान सकते हैं, ठीक है। कार्टिलेज वगैरह का क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाता है, तो इससे क्या इंश्योर होता है, इससे ये इंश्योर होता है कि ट्यूमर जो है उसका एक पर्टिकुलर शेप, उसका एक पर्टिकुलर साइज जो है वो मेंटेन रहे और ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो इधर उधर माइग्रेट करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ना जाए, ठीक है। तो इस केस में जो बेनाइन ट्यूमर होता है ये एक ही जगह पे ग्रोथ करेगा, पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर साइज, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, ये एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं इनको हम लोग नॉन कैंसरस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि किसी पर्सन के पैर की या हाथ की कहीं की हड्डी बढ़ गई, ठीक है। तो हड्डी बढ़ने का मीनिंग क्या है, हड्डी बढ़ने का मीनिंग सिंपली ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई एक सेल रहा होगा,
ठीक है, जो कि ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। वो जो ट्यूमर बना उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर चढ़ गया। अब ये जो बेनाइन ट्यूमर बनता है, ठीक है, ऐसे तो हार्मलेस होता है, ठीक है, लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया में होता है वहाँ पे थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और पेन जो है पर्सन को हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरा जो राइट एंकल है, मैंने उस दिन दिखाया था ना तुम लोगों की ऑपरेशन का दाग बना हुआ है मेरे पैर के ऊपर, तो वहाँ पे भी क्या था, वहाँ पे भी जो मेरे पैर की हड्डी थी एंकल की वो बढ़ गई थी, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं था, वो 5 से 6 mm बड़ा ही था, इतना बड़ा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, वो जो ट्यूमर है, ठीक है। लेकिन उस ट्यूमर के प्रेजेंस के वजह से, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है, हालांकि वो ट्यूमर हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे मुझे हमेशा पेन बना रहता है। ठंड के मौसम में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेरे को चलने में तकलीफ़ होती है। अगर ज़्यादा खड़े हो जाती हूँ, ज़्यादा चल लेती हूँ, कहीं भी घूम लेती हूँ, तो मेरे पैर में दिन भर दर्द बना रहता है। तो बेनाइन ट्यूमर्स की वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा पेन जो है, ये सब हमेशा बना रहेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉन कैंसरस होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पर, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एक्चुअली में कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की खासियत क्या होती है कि उनका कोई स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक साइज या ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है कहीं भी एक जगह पे स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ट्यूमर का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है कि वो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर था उसमें से कोई एक सिंगल सेल जो है वो क्या करेगा, स्लिप होकर के ट्यूमर से बाहर निकलेगा। हमारे ब्लड का या लिम्फ का जो फ्लो है, ठीक है, ब्लड या लिम्फ का फ्लो उसको यूज़ करके हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में जाएगा। बॉडी के दूसरे पार्ट में जा करके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन पे या किसी भी XYZ जगह पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेगा और वहाँ से नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ट्यूमर का फॉर्मेशन भले पैर से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, धीरे धीरे कुछ साल में जा कर के वो जो पूरा ट्यूमर है, वो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कैंसर स्प्रेड हो गया। कैंसर स्प्रेड होने का मीनिंग क्या है, पहले मैलिग्नेंट ट्यूमर बना होगा, उसमें से एक सेल भटक के कहीं घूम घाम करके चला गया होगा, ठीक है, बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट में, रैंडम पार्ट में जा करके उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, वहाँ से नया मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसने डेवलप करना स्टार्ट किया। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की खासियत होती है कि वो किसी एक जगह पे लिमिटेड नहीं होते, ठीक है, और जो हमारे बॉडी का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका यूटिलाइजेशन करके पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं और पूरी बॉडी में कैंसर स्प्रेड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को स्पेसिफिकली कैंसरस ट्यूमर्स बोलते हैं, जिनका काम स्पेसिफिकली यही होता है पूरी बॉडी में कैंसर को फैलाना, ठीक है। समझ आया, समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिनोमिना मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी जिसको हम लोग कहते हैं मेटास्टैसिस, ठीक है। मेटास्टैसिस जो फिनोमिना है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब मैलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी के पॉइंट A से निकल करके बॉडी के पॉइंट B पर जाए, वहाँ पे ग्रोथ करने लगे, वहाँ पे डेवलप करने लगे, ठीक है। यानी कि ट्यूमर जैसे जैसे अपने आप को स्प्रेड करता है, तो ट्यूमर के या कैंसर के स्प्रेड होने का जो फिनोमिना होता है दैट इज़ नोन एज मेटास्टैसिस। द फिनोमिना of spreading of cancer throughout the body is known as metastasis. Understood? पॉइंट A से कोई भी एक सेल जो है माइग्रेट करके पॉइंट B पे जाएगा, वहाँ पे नया मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाएगा, पॉइंट B से पॉइंट C पे जाएगा, वहाँ पे एक नया मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाएगा। तो स्लोली स्लोली पूरी बॉडी में ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हो जाता है, कैंसर स्प्रेड हो जाता है। उसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं मेटास्टैसिस। क्लियर? चलो, अब तुम लोग के बुक में तो मैंने देखा है उसको दिया नहीं है अलग से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है, वो अगर स्पेस हो वहाँ पे लिख सको तो लिख लो, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कैंसर सेल का, दैट दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, हाँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं लगते। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है सेल्स
divide repeatedly. Cells divide repeatedly. No control over cell division. Cells divide repeatedly, no control over cell division. Zero contact inhibition. Zero contact inhibition and adherence. Zero contact inhibition and adherence. Repeated divisions cause formation of undifferentiated tissue called tumor. ठीक है, ट्यूमर सेल्स pass to new sites. Tumor cells pass to new sites to form secondary tumors. Through the body fluids. फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू करना. दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. नेक्स्ट में लिखो न्यूक्लियस ऑफ सच सेल्स becomes irregular. Hypertrophied मतलब साइज इंक्रीज हो जाना. Hypertrophied and granular. Lysosomes increase in number. कॉमा करके लिखो more melanin, mucus and fat droplets. More melanin, mucus and fat droplets. लास्टली लिखो सेल डेथ इज इनहिबिटेड. अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि हमारे बॉडी के ना कुछ सर्टेन जीन्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर अवॉइड करते हैं या कैंसर होने की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं. ठीक है, अब इनमें से किसी जीन के अंदर अगर किसी रीज़न के वजह से म्यूटेशन आ जाए या जीन का जो सीक्वेंस है वो किसी रीज़न से अगर डिसरप्ट हो जाए तो ये जो रेगुलेटरी जीन्स या प्रिवेंटिव जीन्स या सप्रेसर जीन्स जिनको हम लोग कह सकते हैं, ये सप्रेसर जीन्स के म्यूटेशन के वजह से भी हमारी बॉडी में कैंसर डेवलप हो सकता है. ठीक है, जैसे कि एक जीन होता है BRCA1 और BRCA2. ठीक है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर किसी रीज़न के वजह से BRCA1 या 2 में, ठीक है, कोई भी म्यूटेशन हो जाए तो ये एक्चुअली सप्रेसर जीन्स होते हैं, लेकिन अगर इनमें म्यूटेशन हो गया तो फिर किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर जो है इनके म्यूटेशन के वजह से हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर पे. ठीक है, ऑलरेडी अभी तक, ठीक है, हम लोगों को 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स पता हैं. ठीक है, 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स पता है जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं. हाउएवर कैंसर्स जितने भी टाइप के होते हैं उनको हम लोग कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि वो कौन से टिश्यू को अफेक्ट कर रहे हैं.
ठीक है। तो कौन से टिश्यू को अफेक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 5 टाइप ऑफ कैंसर्स जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा के बाद वी आर हैविंग मेलानोमा। नेक्स्ट वी आर हैविंग सार्कोमा। सार्कोमा के बाद वी आर हैविंग ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। एंड लास्टली वी आर हैविंग एडिनोमास। ठीक है, ये 5 टाइप के कैंसर्स जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्सिनोमा, मेलानोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड एडिनोमा। ठीक है, पांचों में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कार्सिनोमा के बारे में बात करें। जो जितने भी टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे लार्जेस्ट जो टाइप ऑफ कैंसर होता है, ठीक है, वो होता है कार्सिनोमा। ठीक है, तो जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें से अबाउट 85% ऑफ कैंसर्स जो हैं वो कार्सिनोमा नेचर के होते हैं। ठीक है, तो कार्सिनोमा में जनरली जो टिश्यू अफेक्ट होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, द टिश्यू अफेक्टेड इज द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है, ईसोफेगस में, मतलब पूरा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हमारा एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग होती है, ठीक है, आउटर बाउंड्री होती है, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। हमारा स्किन जो है एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। तो कार्सिनोमा में मोस्टली जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, लंग्स है, ब्रेस्ट के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्टमक, माउथ, यूट्रस, सर्विक्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी में जहाँ जहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू है ये ऑर्गन्स जो है अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिलानोमा पे। ठीक है, मिलानोमा जो है ऐसे सारे ऑर्गन्स में होता है जहाँ पे मिलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मिलानोसाइट्स वो सेल्स हैं जो स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे जो क्या कहना चाहिए, बॉडी में जहाँ पर भी स्किन की कवरिंग है, ठीक है, तो बेसिकली मिलानोसाइट्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो मिलानोसाइट्स में होने वाला जो कैंसर है दैट इज मिलानोमा। तो मिलानोमा जो है मोस्टली हमारे स्किन को ही अफेक्ट करता है। जितने भी टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर हैं दोज आर नोन एज मिलानोमा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं तुम लोगों को नोटिस में लाऊंगी, जो तुम लोगों को मैं पहले भी शायद एक बार कभी रफली मेंशन की हूँ। कई बार क्या होता है हमारे बॉडी में ना काले तिल अचानक से उभरने स्टार्ट हो जाते हैं, अचानक से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर काले तिल के साथ साथ कई बार क्या होता है लाल कलर के भी छोटे छोटे तिल के जैसे कुछ हमारे बॉडी पे निकलते हैं। ठीक है, तो कभी अगर बॉडी पे अचानक से बहुत सारे तिल निकलने लग जाएं देन यू मस्ट बीवेयर। ठीक है, जो लोग ना मतलब ज़्यादा धूप में घूमते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिन का धूप में रहने वाला काम होता है, मोस्टली जो है मिलानोमाज उनको अफेक्ट करते हैं। जितने मतलब फ्यूअर द अमाउंट ऑफ ये मोल्स और ये तिल वगैरह आपके बॉडी में जितने कम है उतना अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन बिना किसी रीज़न के नए तिल बनने लगे, काले तिल, लाल तिल वगैरह बनने लगे, तो हमको थोड़ा सा अपने आप को अपना ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए, बिकॉज दैट में कल्मिनेट इनटू एनी टाइप ऑफ कैंसर, स्पेसिफिकली मिलानोमा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सार्कोमा पर। ठीक है, सार्कोमा जो है हमारे मीसोडर्मल टिश्यूज़ है, जैसे कि बोन है, कार्टिलेज है, ठीक है, या फैट के जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, तो बोन, कार्टिलेज, या जो हम लोग मोस्टली ये बोले कि ब्लड को छोड़ करके बाकी जितने कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें होने वाला जो कैंसर होता है दैट इज़ ऑल सार्कोमा। ठीक है, सार्कोमा का ही एक और छोटा भाई है जिसको कि कॉन्ड्रोमा कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोमा जो है ये नॉन कैंसरस होता है, मतलब इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है और वो नॉन कैंसरस होता है। तो मतलब मेरे पैर में जो मतलब ग्रोथ हुई थी, जो मैंने बताया था कि ट्यूमर हुआ था, दैट वाज ऑफ कॉन्ड्रोमा टाइप, और कॉन्ड्रोमा जो है वो स्पेसिफिकली कार्टिलेज को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सार्कोमा जो है बोन या आपके कार्टिलेज में या एडिपोज टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू में होने वाला जो कैंसर है दैट इज सार्कोमा। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है बुक में। ठीक है, ऑस्टियोमा दिया हुआ है दैट इज बोन कैंसर।
ठीक है। ऑस्टियोमा दिया है, ऑस्टियोमा इज अ टाइप ऑफ बोन कैंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के बारे में। ल्यूकेमिया के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता है, ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ल्यूकेमिया या लिम्फोमा में बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे जो हिमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे बोन मैरो के अंदर के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे कि हिमेटोपोइसिस होता है, तो मोस्टली उन सेल्स को अफेक्ट करने वाला जो कैंसर है दैट इज़ द ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, ठीक है। तो इनके वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि ल्यूकेमिया का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को या किसी पर्सन को अगर लाइफ के किसी भी स्टेज के ऊपर ल्यूकेमिया हो गया, तो ल्यूकेमिया होने के केस में क्या होता है कि उसकी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनका नंबर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल नंबर होना चाहिए उससे 2 फोल्ड 3 फोल्ड या मैनी फोल्ड जो है उसमें ल्यूकोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि लिम्फोमा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लिम्फोमा में क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ ये बन जाते हैं, लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। तो बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है लिम्फोमा के केस में बहुत ज़्यादा उनको ओवर प्रोडक्शन, ओवर सिक्रीशन होगा। हालांकि इनके बनने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर उतने ही इफेक्टिवली काम कर पाते तो वो खुद ही कैंसर को रिमूव कर देते, ठीक है। तो अनयूजुअल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स होता है ल्यूकेमिया में एंड अनयूजुअल नंबर ऑफ क्या होता है, लिम्फोसाइट्स हो जाता है लिम्फोमा में, ठीक है। बोथ द केसेस हम लोग कहते हैं कि ब्लड कैंसर हुआ है, ठीक है। ल्यूकेमिया जो है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है, एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल के बच्चों में भी सुना है ना कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। तो ल्यूकेमिया ज़्यादातर छोटे बच्चों का इफेक्ट करता है और लिम्फोमा जो है ये ज़्यादातर बड़े जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स को ज़्यादातर इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिनोमा की, ठीक है। एडिनोमा जो है दैट इज़ द ग्रोथ, एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। मतलब कि हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस वगैरह वगैरह जो ग्लैंड्स हैं, अगर ग्लैंड्स में जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है उसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, उसमें कैंसर हो जाता है, देन दैट टाइप ऑफ कैंसर इज नोन एज एडिनोमा, ठीक है। तो ग्लैंड्स के एपिथेलियल टिश्यू में होने वाला जो कैंसर है दैट इज एडिनोमा, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर पर। कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके वजह से हमको कैंसर हो जाए, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कार्सिनोजेन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कैंसर हो जाए उसको हम लोग कहेंगे कार्सिनोजेन, ठीक है। अब कार्सिनोजेन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के कार्सिनोजेन हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ओवरऑल डिवाइड करें टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस को अपॉन द बेसिस ऑफ देयर नेचर और अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ हाउ दे वर्क, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कार्सिनोजेंस जो है उनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर नेचर के बेसिस पे देखें, ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल कार्सिनोजेंस, फिर दूसरा है केमिकल और तीसरा है बायोलॉजिकल। सिंपल 3 तरीके के कार्सिनोजेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल कार्सिनोजेंस वो कार्सिनोजेंस जिसमें कि जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हीट हो गया, रेडिएशन हो गया, ठीक है, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या कहना चाहिए अटायर हो गया, उसके वजह से अगर कोई कैंसर होता है तो उसको हम लोग फिजिकल कार्सिनोजन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना यूवी रेडिएशन में ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए वरना स्किन कैंसर हो जाएगा, तो रेडिएशन
रेडिएशन जो है, रेडिएशन के वजह से, या फिर जैसे एक और एग्जांपल हम लोग सिंपल ले सकते हैं, ठीक है, कि जैसे जो लोग होते हैं ना, कई लोग जिनको ज़्यादा शौक रहता है एडवेंचर वगैरह करने का, ठीक है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन लोग क्या करते हैं, उनको स्पेसिफिक टाइप ऑफ उनको गियर या स्पेसिफिक टाइप ऑफ कपड़े उनको पहनने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्विपमेंट या स्पेसिफिक टाइप ऑफ गियर या स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के वजह से भी कई बार डिजीज़ होता है। जैसे कि जो सर्फिंग वगैरह करते हैं ना, ठीक है, सर्फिंग करते हैं या जो लोग साइकिलिंग करते हैं उनको काफ़ी टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं, एकदम स्किन टाइट कपड़े उनको पहनने पड़ते हैं। या जो लोग डीप सी डाइविंग करते हैं उनको भी स्पेसिफिक एकदम स्किन टाइट सूट पहनना पड़ता है, ठीक है। तो स्किन टाइट सूट पहनने की वजह से कई बार क्या होता है कि उनके बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर जो है कांस्टेंट प्रेशर जो है बनते जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर बनने की वजह से भी कई बार जो है कैंसर होता है। जैसे कि टेस्टिकल का कैंसर जो है ये मेल्स में ज़्यादातर हमको देखने के लिए मिलता है। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े जो लोग पहनते हैं, ठीक है, उनके अंदर टेस्टिकुलर कैंसर हमको देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज ऐसे कोई प्रॉब्लम उनकी बॉडी में नहीं रहेगी, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ्स, उस वजह से टेस्टिकुलर कैंसर उनके अंदर होता है, ठीक है। तो टाइट कपड़े पहनना, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्विपमेंट को यूज़ करना, या जो रेडिएशन वगैरह है वो सब के सब जो है आपके फिजिकल कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस हमको सबको बहुत अच्छे से पता है, पेस्टिसाइड्स जो हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स कैन एक्ट एज कार्सिनोजेन, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये जो मैगी और ये जो चिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनमें एज अ प्रिजर्वेटिव जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स हैं जो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में डाले गए हैं ये भी जो है कैंसर कॉजिंग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर और एग्जांपल हम लोग दें, जो डाइंग इंडस्ट्री में जहाँ पे कपड़े में रंग वगैरह का काम या लेदर में डाई करने का काम किया जाता है, तो ये जो केमिकल डाइज होते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, कार्सिनोजेंस होते हैं, ये भी कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में हम लोग बात करें, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस जो है ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के बाद ट्यूमर के फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वायरस होता है HPV कहते हैं जिसको, HPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है फीमेल्स में। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का वायरस होता है, ठीक है, ये भी हमारे लिवर को इन्फेक्ट करके लिवर में कैंसर कॉज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। और अगर दूसरे वायरसेस का हम लोग नाम लें तो हर्पीस वायरस जो होता है, ठीक है, हर्पीस वायरस जो है ये कापोसीज सार्कोमा नाम का एक कैंसर हमारी बॉडी में कॉज कर सकता है। तो बेसिकली वायरल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्ट करके उसमें ट्यूमर के फॉर्मेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे वायरसेस को हम लोग बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है, समझ आया? अब कार्सिनोजेंस, ये जो एक्सटर्नल कार्सिनोजेंस हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, इनके बारे में तो हम लोग बात कर लिए, ठीक है। अब मैं सर्टन जीन्स के बारे में बात करूंगी कि जिनके वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये जो जीन्स हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के कोई भी नॉर्मल जीन्स हो सकते हैं जिनमें कि म्यूटेशन या डिसरप्शन हो जाता है जिसके वजह से ये कैंसर कॉजिंग जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीन्स जिनके वजह से हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है इनको हम लोग कहते हैं ऑन्कोजीन्स। बुक में दिया है ऑन्कोजीन्स के बारे में, ठीक है। ऐसे जीन्स जिनके वजह से हमारी बॉडी में कैंसर डेवलप हो सकता है उनको हम लोग कहते हैं ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अब ये जो जीन्स होते हैं इनका क्या कहना चाहिए, इनका कैपेसिटी होता है, मतलब इनके अंदर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अपॉन स्टिम्युलेशन ये नॉर्मल जीन से
क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीन्स जिनका इंक्लिनेशन या जिनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि जिनको किसी भी रीज़न के वजह से, म्यूटेशन से या वायरस जो है, वायरस के इन्फेक्शन के वजह से उनको स्टिम्युलेशन मिले और अपॉन स्टिम्युलेशन ये अगर कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ऐसे जीन्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोजीन्स। ठीक है, प्रोटोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मली तब तक फंक्शन करते रहेंगे जब तक उनमें म्यूटेशन या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होगा। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स के वजह से कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई वायरस आकर के प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन कॉज कर दिया या कोई किसी फिजिकल या बायोलॉजिकल या केमिकल कार्सिनोजेन की वजह से अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया, तो जब प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन या स्टिमुलेशन होता है तब कहीं जा कर के वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है। अगर उसको स्टिमुलेशन ना मिले तो वो नॉर्मली चुपचाप अपना शांति से काम करते रहेगा और कैंसर कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी तरीके से उसको स्टिमुलेशन मिल जाए तब प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑन्कोजीन जो है अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करेगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, BRCA1 एंड 2, ये क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नेचुरली इनका इंक्लिनेशन होता है कि ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, इजीली ससेप्टेबल होते हैं ये म्यूटेशन के लिए। तो अगर इन दोनों में किसी भी रीज़न के वजह से क्या हो गया, स्टिमुलेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन से इजीली ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट इनके म्यूटेशन की वजह से फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कभी भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। कैंसर का जो डिटेक्शन है या उसका जो डायग्नोसिस है उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कुछ तरीके जिनको कि मैं मेंशन करूंगी। ठीक है, दैट इज CT, फिर CT स्कैन, एक्सरे, MRI। ठीक है, उसके बाद मैमोग्राफी, देन पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है, या फिर साइटोलॉजिकल डिटेक्शन। ये कुछ तरीके हैं जिनके हेल्प से कैंसर का डिटेक्शन या डायग्नोसिस कर सकते हैं। CT का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, फिर CT स्कैन का क्या है फुल फॉर्म? टोमोग्राफी स्कैन। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद एक्सरे सबको पता है नॉर्मली। ठीक है, MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो MRI को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इन सब का जो डिफरेंस है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस बनता है? इन सब के बीच में डिफरेंस ये बनता है कि सबसे एफिशिएंटली जो काम करता है, ठीक है, वो है MRI, CT स्कैन और CT। एक्सरे जो है, क्योंकि ऋषि मुंह बंद करेगा कि झापड़ खाएगा, आ करके बस चालू हो जाता है डिस्टर्ब करना। तू उधर जाके बैठ, उधर जाके बैठ, अलग बैठ। ठीक है, एक्सरे जो है ये क्या होता है कि उतना डीपली स्कैन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सुपरफिशियली स्कैन करता है, तो कई बार एक्सरे से कैंसर के ग्रोथ जो है उसका प्रेजेंस पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, अगर एक्सरे से भी डिटेक्शन ना हो तो देन इन दैट केस MRI, CT स्कैन और CT को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो बोन कैंसर्स होते हैं वो ईजिली एक्सरे के थ्रू पता चल जाते हैं, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू और इंटरनल टिश्यूज़ में अगर कहीं पर कोई कैंसर हो गया है तो उसके लिए देन वी हैव टू यूज़ CT स्कैन, CT और MRI। ठीक है, इसके बाद मैमोग्राफी पे हम लोग आते हैं। मैमोग्राफी इज द टेस्ट वेयर कैंसर का डिटेक्शन अगर ब्रेस्ट में करना है, फीमेल्स में जब कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन करना है तो दैट इज स्पेसिफिकली डन बाय मैमोग्राफी ओनली। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब मेल्स में,
ठीक है। मेल्स में जब बूढ़े हो जाते हैं मेल्स, उनकी 55, 60, 65 इस टाइप की एज हो जाती है, तो कई लोगों में ये चीज़ तुम लोगों ने देखी होगी कि मेल्स में जो चेस्ट वाला एरिया होता है, मेल्स में जो निपल वाला एरिया होता है, वो थोड़ा सा उसमें फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है और वो भी झूल जाता है, ठीक है, उसमें भी सैगिंग हो जाती है, ठीक है। तो कई बार, अगर बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि कई बार उनके ब्रेस्ट के एरिया में भी म्यूटेशन की वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसका भी डिटेक्शन जो है वो हम लोग मैमोग्राफी के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैप स्मीयर टेस्ट पे। पैप स्मीयर टेस्ट जो है ये तब यूज़ होता है जब यूट्राइन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पैप स्मीयर टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि सर्वाइकल या यूट्राइन एरिया में, ठीक है, कुछ डिवाइस को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके वहाँ से कुछ टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर वो जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, ठीक है, उसमें स्टेन, कोई पर्टिकुलर स्टेन है उसको लगाया जाता है। अगर वो जो स्टेन है पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, दैट मीन्स कि उस लेडी को यूट्राइन या सर्वाइकल कैंसर जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो पैप स्मीयर टेस्ट यूट्राइन और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइटोलॉजिकल डिटेक्शन पर, ठीक है। साइटोलॉजिकल डिटेक्शन ज़्यादातर हम लोग कब करते हैं, जब कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर हो गया हो, ठीक है, जैसे ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया हो गया है या लिम्फोमा हो गया है, तो उस केस में जो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कैंसर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब ब्लड को तो हम लोग एक्सरे या MRI से डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ब्लड जो है कॉन्स्टेंटली फ्लो करते रहता है। तो क्या करते हैं साइटोलॉजिकल डिटेक्शन में कि थोड़ा सा ब्लड जो है पेशेंट की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको लैब में ले जा करके अलग अलग टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ब्लड कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ जनरल सिम्टम्स भी होते हैं कैंसर के, जिसके हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्किन कैंसर के केस में बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा तिल और मस्से वगैरह बन जाना अचानक से, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के केस में क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन जो है, कोई भी कैंसर हो, जितना जल्दी डिटेक्शन होगा उतने जल्दी जो है पर्सन के ठीक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के केस में जो है, ये जो आपके आर्मपिट का एरिया होता है, ठीक है, और ब्रेस्ट के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, अगर उसको प्रेस करें हम लोग, ठीक है, वहाँ पे कहीं भी छोटी सी गांठ, या हमको जैसे लड्डू कैसे होता है, लड्डू बन जाता है, गांठ बन जाती है, अगर हमको ब्रेस्ट में और उसके आसपास के एरिया में दबाने पर कहीं भी महसूस हो कि छोटी सी गांठ हमको लग रही है, फील हो रहा है, मतलब एक कंकड़ के जितनी बराबर गांठ भी अगर हमको फील हो रही है, तो दैट माइट लीड टू कैंसर, ठीक है। और कैंसर के और कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या है, कंटिन्यूसली बुखार आना, बहुत बार बार बुखार आना, हल्का बुखार आता है लेकिन बार बार बुखार आता है, एकदम अचानक से वेट लॉस हो जाना, एपिटाइट लॉस हो जाना, हेयर फॉल होना, ठीक है, ये सारे जो हैं ये कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, और ये सभी कैंसर्स में कॉमन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर डिटेक्शन और डायग्नोसिस के हेल्प से हम लोग कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगी कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और उसके बाद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जितना भी बताया समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं? मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ प्रॉब्लम यही है कि उसको हम लोग इजीली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स में भाई कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं है, तो वो क्या है, इजीली स्लिप हो जाते हैं। अब जनरली क्या होता है कि ट्रीटमेंट के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ पाथवेज फॉलो करते हैं, या तो सर्जिकली कैंसर को रिमूव कर सकते हैं, या रेडियोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है, या इम्यूनोथेरेपी होता है, ठीक है। सर्जरी उसी केस में पॉसिबल है, उसमें फ़ायदा तभी होता है जब ट्यूमर मैलिग्नेंट ना हो, बेनाइन हो। अगर बेनाइन ट्यूमर है तो उसको एक बार सर्जरी से काट करके हटा दिया, वो दोबारा से ग्रो नहीं होगा। मैं लाइव एग्जांपल हूँ सामने, एक बार मेरा जो बोन का ट्यूमर था उसको हटा दिया गया, उसमें कोई रीग्रोथ नहीं है, आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में सर्जरी जो है वो प्लॉजिबल इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर एक आधा सेल भी स्लिप होकर के बाहर चला जाए, ठीक है, तो हमको पता नहीं चल पाएगा। हम कोशिश तो करेंगे कि सर्जरी से हम मैलिग्नेंट ट्यूमर को हटा दें, लेकिन हम ये थोड़ी ना हमको पता चल पाएगा कि कितने सेल्स उसमें से भाग के बाहर चले गए हैं।
अब हम लोगों ने सर्जरी कर दी, हटा दिया, एक आधा सेल छूट गया होगा या ब्लड के फ्लो में चला गया होगा, वो कहीं दूसरे जगह जा कर के साल 1.5 साल में फिर से अपना कमाल दिखा जाएगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में अगर सर्जरी करते हैं तो उससे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। सिर्फ बेनाइन ट्यूमर के केस में, ब्लड कैंसर में तो कुछ ही नहीं हो सकता। ब्लड कैंसर के केस में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वही एक रास्ता है, क्योंकि ब्लड कैंसर में जो बोन मैरो है उसके अंदर जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली अफेक्ट हो जाते हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर पूरे बोन मैरो को हम लोग हटा करके नॉर्मल बोन मैरो से अगर रिप्लेस करेंगे तो फिर वो जो नया बोन मैरो हम लोग डालेंगे वो नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा और कैंसरस सेल्स जो हैं उसको धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। या ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, बोन मैरो के साथ साथ पूरा जो ब्लड है, ब्लड को ही पूरे बॉडी से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो पूरा जो बॉडी का ब्लड है, जो खराब कैंसरस ब्लड है, उसको पूरे को रिमूव कर देते हैं और उस पेशेंट की बॉडी में फिर जो नॉर्मल हेल्दी ब्लड होता है किसी डोनर से लेकर के उसको फिर डाला जाता है, वैसा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे। आज अगर हमको और क्लास मिली तभी भी बात करेंगे। ठीक है, नियोप्लाज्मा का मीनिंग होता है, नियो मतलब होता है न्यू, तो किसी भी तरीके का नया स्ट्रक्चर बन रहा है, नया ट्यूमर बन रहा है, दैट इज नियोप्लाज्मा। ठीक है।